हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो महात्मा गांधी जी के बारे में देखेंगे कि उन्होंने क्या शैक्षिक दर्शन दिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो महात्मा गांधी जी का शैक्षिक दर्शन है वो दर्शन जो है महात्मा गांधी जी का वो गीता से संबंधित दर्शन है। नेक्स्ट जो बात आती है उन्होंने बताया एजुकेशन के बारे में। उन्होंने क्या बताया? तो उन्होंने बताया कि जो मुक्ति के योग्य बनाए वही शिक्षा है। तो शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या कहा कि जो मुक्ति के योग्य बनाए वही शिक्षा है। अब मुक्ति से यहाँ पर इनका क्या मतलब था? तो इनका कहना था कि ऐसी शिक्षा हो जो मन की शुद्धि करे, जो इंद्रियों को वश में करना सिखाए, निर्भयता या स्वावलंबन उत्पन्न करे, दासता से मुक्ति दिलाए और स्वतंत्रता से रहने का सामर्थ्य उत्पन्न करे, वही शिक्षा है। तो कैसी एजुकेशन हो जो आपको मुक्ति दिला सके, जो आपको स्वावलंबी बना सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके, गुलामी से आपको मुक्ति दिला सके। तो एजुकेशन इस प्रकार की हो जो मुक्ति के योग्य बना सके। और मुक्ति से यहाँ पर क्या मतलब था? स्वावलंबी बनाना, अपने पैरों पर खड़ा करना, गुलामी से मुक्ति दिलाना, ठीक है, इंद्रियों को वश में रखना, वश में जो है हम लोग कर सके, इस प्रकार की एजुकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि इनका जो व्यक्तित्व था, इनकी जो पर्सनैलिटी थी वो आदर्शवादी, प्रयोजनवादी और प्रकृतिवादी, तीनों प्रकार की जो है मिला जुला जो है इनका व्यक्तित्व रहा है। जिस प्रकार से अभी हमने रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में देखा था कि उन्हें आदर्शवादी भी कहा जाता है, उन्हें प्रकृतिवादी भी कहा जाता है, यथार्थवादी और प्रयोजनवादी भी कहा जाता है। तो वहीं पर जो महात्मा गांधी जी है, उन्हें भी जो है आदर्शवादी, प्रयोजनवादी, प्रकृतिवादी कहा जाता है। आदर्शवादी क्यों? सबको पता होना सकता है, अहिंसा की वो बात करते थे, ठीक है, अहिंसा की वो बहुत ज्यादा बात करते थे, मूल्यों की बात करते थे। तो मूल्य कहाँ है? वो हमारे आदर्श से संबंधित है। तो इसलिए जो है ना आदर्शवादी हम लोग कह सकते हैं। प्रयोजन की बात करते थे, यानी कि एजुकेशन इस प्रकार की हो जो आपके काम आ सके, आपके उपयोग में आ सके। तो हम उस हिसाब से ये प्रयोजनवादी थे, ठीक है। प्रकृतिवादी क्यों रहे? क्योंकि ये कहते थे कि आप प्रकृति के खिलाफ मत जाओ, प्रकृति के खिलाफ जो है कोई भी काम मत करो। तो इस प्रकार से ना आदर्शवादी, प्रयोजनवादी, प्रकृतिवादी हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि एजुकेशन इस प्रकार के जो सर्वोत्तम गुणों का विकास कर सके, बच्चों के हर प्रकार के जो गुण हैं उनका विकास कर सके, उनका चहुमुखी विकास कर सके, शारीरिक विकास कर सके, मानसिक विकास कर सके, बौद्धिक विकास कर सके, ठीक है, आध्यात्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास, नागरिकता का विकास, हर प्रकार का जो डेवलपमेंट है एजुकेशन कर सके, इस प्रकार की एजुकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमने अभी तक जितने भी थिंकर्स पढ़े सब लोगों ने यही बात करी है कि बच्चे का जो है सर्वांगीण विकास किया जा सके, ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके, एजुकेशन इस प्रकार की हो। तो यहाँ पर जो है कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, क्योंकि अधिक बड़े बड़े दार्शनिकों ने अधिकतर यही कहा है कि सर्वोत्तम विकास किया जा सके, बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जा सके, उस प्रकार की एजुकेशन होनी चाहिए। तो हम लोग इनके दर्शन को देख करके भी अंदाज लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार की एजुकेशन की बात करते थे, ठीक है। जब यहाँ पर आदर्श की बात करते हैं, सत्य अहिंसा की बात करते हैं, ये प्रयोजनवाद की बात करते हैं कि एजुकेशन ऐसी हो जो आपके काम आ सके, ठीक है, प्रकृतिवाद की बात करते हैं कि आपको प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ये तीनों प्रकार के दर्शन ले रहे हैं, तीनों प्रकार के बात ले रहे हैं, तो ये क्या हम लोग कह सकते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का बताना चाह रहे हैं कि शिक्षा ऐसी हो जो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके, यानी कि उसमें मूल्यों का विकास भी कर सके, उसमें अध्यात्म का विकास भी कर सके, उसमें नैतिकता का विकास भी कर सके, ठीक है, प्रयोजनवाद में उसमें व्यवसायिक गुणों का विकास कर सके, उसमें नागरिकता का विकास कर सके, ठीक है, प्रकृतिवाद में क्या बच्चा स्वयं करके सीख सके, एक्टिविटी बेस्ड जो है लर्निंग होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग खुद भी ये चीज देख सकते हैं कि एजुकेशन इनके अकॉर्डिंग किस प्रकार से होनी चाहिए। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं कि सब लोगों ने यही कहा है, तो किस प्रकार से हम लोग जो उस चीज को समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय शिक्षा को उन्होंने द ब्यूटीफुल ट्री बताया है, ठीक है। भारतीय शिक्षा को क्या बताया था? द ब्यूटीफुल ट्री, क्योंकि उस टाइम जो एजुकेशन थी वो सरकार के अधीन नहीं होकर के समाज के अधीन थी, ऐसा इनका मानना था, इसलिए उन्होंने एजुकेशन को जो है ब्यूटीफुल ट्री बताया है। नेक्स्ट में 3H की बात की है जो इम्पोर्टेंट है, हेड, हैंड और हार्ट। इन्होंने 3H की बात की है, तो 3H से जो है हम लोग समझ सकते हैं हेड, हैंड और हार्ट। आप इसको जो है इंग्लिश में याद करना। 3H यानी कि स्वयं करके जो हम लोग एक प्रकार सीख सकते हैं, स्वयं अनुभव करके चीजों को सीख सकते हैं, एक्टिविटी करके जो हम लोग सीख सकते हैं। तो 3H की उन्होंने बात की थी। 3R की बात की थी, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। तो उन्होंने रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक की बात की थी। तो रीडिंग तो आर से बन रहा है, पर राइटिंग और अर्थमेटिक वैसे आर से नहीं बन रहा। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि 3H और 3R के बारे में किसने कहा है? तो महात्मा गांधी जी ने 3H और 3R के बारे में बताया था।
नेक्स्ट जो इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है बुनियादी शिक्षा के बारे में। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि बेसिक एजुकेशन या बुनियादी शिक्षा जो है वो किससे संबंधित है। तो बेसिक एजुकेशन महात्मा गांधी जी से संबंधित है, जिसे बुनियादी शिक्षा वर्धा योजना या फिर बेसिक शिक्षा जो है हम लोग कह सकते हैं। तो इसके बारे में 1937 में जो है वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन हो रहा था, जिसे वर्धा सम्मेलन भी कहा जाता है, जिसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन जो है वो भी कहा जाता है। तो 1937 में हुआ था। वहां पर महात्मा गांधी जी ने जो है बुनियादी शिक्षा के बारे में बात कही थी। बुनियादी शिक्षा या बेसिक एजुकेशन जो है उसकी संकल्पना या उसकी योजना जो है महात्मा गांधी जी ने वहां पर प्रस्तुत करी थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि बुनियादी शिक्षा किस सम्मेलन से संबंधित है, कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था, ठीक है, और अन्य नाम क्या है। तो बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी जी की 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन, जिसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आता है कि वर्धा योजना जो है, जो ये एजुकेशन की हमने बात की है, वो किस समिति से संबंधित है। यह इम्पोर्टेंट हो सकता है कि वर्धा योजना किस समिति से संबंधित है। तो जाकिर हुसैन समिति जो है उससे संबंधित है वर्धा योजना। और जाकिर हुसैन कौन थे? वो जामिया मिलिया के तत्कालीन प्रिंसिपल थे। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि जो वर्धा योजना बनी है वो किस समिति के अंतर्गत बनाई गई है। तो जाकिर हुसैन समिति के अंतर्गत जो है वर्धा योजना की बात की गई है। तो ये हमने देख लिया कि महात्मा गांधी जी के स्वयं के विचार किस प्रकार थे और उन्होंने एजुकेशन के बारे में क्या विचार रखते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही हमको जानना है कि उन्हें किस प्रकार की एजुकेशन दी जो सर्वोत्तम गुणों का विकास कर सके, बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सके। उन्होंने एजुकेशन को द ब्यूटीफुल ट्री बताया है। 3H की उन्होंने बात की है, हेड, हैंड और हार्ट। उन्होंने 3H की बात की है। 3R के बारे में उन्होंने बताया कि रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। इस प्रकार से बच्चे को जो है एजुकेशन दी जानी चाहिए। बुनियादी शिक्षा के बारे में, बेसिक एजुकेशन के बारे में उन्होंने बताया है। तो ये हमने देख लिया कि महात्मा गांधी जी के इम्पोर्टेंट जो तथ्य थे वो क्या थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि बुनियादी शिक्षा की कुछ विशेषताएं थी, कुछ बातें बताई गई थी कि बुनियादी जो शिक्षा है उनमें क्या क्या विशेषताएं रखी गई है। तो हम लोग को देख लेते हैं कि वो विशेषताएं क्या बताई गई हैं गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखना हमको, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे कि बुनियादी शिक्षा के बारे में क्या बताया गया है। तो बेसिक एजुकेशन जो है उसका जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस की जो उन्होंने करिकुलम की जो बात की थी, वो पाठ्यक्रम जो है अवधि उसकी 7 वर्ष की होगी, ठीक है, 7 वर्ष की उसकी अवधि होगी। और जो बच्चे हैं 7 वर्ष, किन बच्चों के लिए वो होगा, तो 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य है। थोड़ा बहुत बस हमको इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन लेना है कि बेसिक एजुकेशन की क्या विशेषताएं रही हैं। तो इसका पाठ्यक्रम 7 वर्ष का होगा। 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य में निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। शिक्षा का जो माध्यम होगा, ठीक है, मीडियम क्या होगा, तो वो मातृभाषा होगी। मीडियम जो है वो मातृभाषा में दिया जाएगा, मतलब बच्चे को जो एजुकेशन है वो उसकी मातृभाषा में दी जाएगी, ठीक है। शिक्षा का संबंध जो है, आधारभूत संबंध, तो वो कैसे होगा, आधारभूत संबंध जो है मतलब एक तरीके से एजुकेशन जो टिकी हुई होगी उसका बेसिक क्या होगा, वो होगा शिल्प। शिल्प हम लोग कह सकते हैं कि एक प्रकार से क्राफ्ट या खुद करके जो बच्चा है उसको सिखाया जाए। शिल्प का मतलब होता है कि जब बच्चों को एजुकेशन दी जाए तो उसके टाइम पर कुछ ऐसे पीरियड निकाला जाए जिसके अंदर बच्चा है तो टेक्निकल जो काम है उनको स्वयं कर सके, खुद करके सीखे। क्योंकि क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो उसने सोचा है वो बन ही जाए लाइफ में, ठीक है। अगर किसी ने सोचा है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो जरूरी नहीं है कि वो वैसा बन ही जाए। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो आधारभूत संबंध जो है शिल्प से बताया, यानी कि आप एजुकेशन के दौरान कुछ ऐसे टाइम निकालो जिसमें क्या बच्चा है वो खुद जो है टेक्निकल चीजें जो है वो स्वयं करे, जिससे क्या होगा, वो जब वो चीजों को सीख जाएगा तो जरूरी नहीं है कि वो उस लेवल पे जाए, बट वो अपना जीवन यापन कर सकेगा। उन चीजों के बारे में जब उन्हें उसको जानकारी होगी तो वो उन चीजों को स्वयं जो है वो करके देख पाएगा। तो शिल्प जो है यानी कि खुद करके एक तरीके से हम लोग जो है टेक्निकल वर्क जो है खुद करके सीख पाए, जिससे हम अपना जीवन यापन कर पाए। आगे अगर हम कुछ अच्छा नहीं कर पाते, बड़ा नहीं कर पाते, तो शिल्प की बहुत ज्यादा उन्होंने बात की है कि बच्चा जो है स्वयं करके स्वयं जो है उन चीजों को करे। तो ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट महात्मा गांधी की एजुकेशन से, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, जिससे क्या होगा, वो
अच्छा शिल्पी बन करके स्वावलंबी बन सकेगा। क्योंकि एजुकेशन ऐसे ही बताते थे कि एजुकेशन ऐसी हो जो बच्चे को स्वावलंबी बना सके, यानी कि सेल्फ डिपेंड बना सके, बच्चा अपने पैरों पर स्वयं खड़ा हो सके। ठीक है, तो स्वावलंबी बना, जब बच्चा स्वयं उन चीजों को करेगा तो वो स्वावलंबी बन पाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने बताया था। शारीरिक श्रम को बहुत महत्व दिया था। ठीक है, फिजिकल वर्क जो होता है उसको बहुत ज्यादा वर्क इम्पोर्टेंस दी थी कि बच्चा जो है ज्यादा से ज्यादा फिजिकल वर्क करे तो वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा। इनके पाठ्यक्रम में ध्यान रखने वाली बात यह है, इन्होंने बताया था कि जो पाठ्यक्रम है उसमें अंग्रेजी की और धर्म की, अंग्रेजी भाषा की व धर्म जो है उसकी शिक्षा नहीं दी गई। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि इनकी जो एजुकेशन है उसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि जो बच्चे को एजुकेशन दी जाएगी उसमें उस पाठ्यक्रम में जो है इन्होंने अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना और बच्चे को धर्म की शिक्षा देना, इस प्रकार की जो है एजुकेशन शामिल नहीं की थी अपनी बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत। और इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट हो सकता है, इन्होंने जो है बालक बालिकाओं, लड़कियां और लड़कियां जो है बालक बालिकाओं का पाठ्यक्रम जो है वो समान, अलग अलग नहीं हो। लड़के और लड़कियों का जो पाठ्यक्रम हो वो समान होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 7वीं 8वीं में जो बच्चियां हैं, मतलब जब बच्चे 7th और 8th में पहुंच जाएंगी लड़कियां, तो वो आगे जाकर के जो है आधारभूत शिल्प, जो मैंने आपको बताया कि आधारभूत बेसिक जो आधार बताया वो शिल्प को बताया गया है। तो अब बच्चियां जो है, जब लड़कियां 7वीं 8वीं क्लास में पहुंच जाए तो वो ये वाला सब्जेक्ट चेंज करके वो गृह विज्ञान ले सकती है, होम साइंस जो है वो ले सकती है अगर वो चाहे। ऐसा उन्होंने ऑप्शन रखा था कि 7वीं 8वीं तक कंपलसरी ये चलेगा शिल्प, बट आगे जाकर के 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे जो है वो गृह विज्ञान ले सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो बुनियादी शिक्षा है उसमें जो पाठ्यक्रम बताया गया है वो मैट्रिक के समकक्ष है, जिसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। उनका कहने का मतलब ये था कि जो बेसिक एजुकेशन बच्चे को दी गई है, ठीक है, उसका जो लेवल है, उसकी मान्यता एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं वो मैट्रिक के बराबर हो। ऐसा नहीं है कि अगर किसी बच्चे ने बेसिक एजुकेशन ली है, बुनियादी शिक्षा ली है, तो उसे जो है मैट्रिक के बराबर नहीं माना जाए क्योंकि उसने तो बेसिक एजुकेशन ली है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि उसकी जो मान्यता है उसको जो आप वैल्यू देंगे वो मैट्रिक के बराबर ही देंगे, यानी कि अगर आपने मैट्रिक करी है या आपने बुनियादी शिक्षा ली है तो दोनों का लेवल जो है वो समान माना जाएगा। ऐसा जो है महात्मा गांधी जी ने बताया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेसिक एजुकेशन की विशेषताओं के बारे में, कि पाठ्यक्रम की अवधि 7 वर्ष की हो, 7 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, आधारभूत संबंध जो है शिल्प से रखा जाए, यानी कि बच्चा जो है कुछ काम टेक्निकली जो काम है कुछ वो खुद करे जिससे वो स्वावलंबी बन सके, आगे जाकर के अगर वो बहुत कुछ बड़ा नहीं कर पाए तो अपना जीवन यापन तो एटलीस्ट कर सके। ठीक है, शारीरिक श्रम की बात करते थे, फिजिकल वर्क को जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी उन्होंने कि बच्चा स्वयं करे। अंग्रेजी व धर्म की शिक्षा नहीं दी जाए, बालक बालिकाओं का पाठ्यक्रम समान हो, 7वीं 8वीं में जाकर के अगर लड़कियां चाहे तो अपना सब्जेक्ट जो है वो गृह विज्ञान ले सकती है और उसकी मान्यता है वो मैट्रिक के बराबर हो। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने बुनियादी शिक्षा दी थी। बुनियादी शिक्षा के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें कही थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, इनका जो एक पत्र था, मैं नाम लिख देती हूँ, इनका जो एक पत्र प्रकाशित हुआ था, उस पर काफी चीजें इन्होंने लिखी हैं। तो इनका जो पत्र प्रकाशित हुआ था जिसका नाम है हरिजन नाम के जो पत्र में है, इन्होंने बेसिक शिक्षा के बारे में बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो अगर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इम्पोर्टेंट की बेसिक शिक्षा के बारे में जो है महात्मा गांधी किस पत्र में बहुत ज्यादा वर्णन है, तो हरिजन नाम का एक पत्र था जिसमें बेसिक शिक्षा या जो बुनियादी शिक्षा है उसके बारे में बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत से पत्रों का संपादन किया, जैसे इंडियन हो गया, इंडियन है, ठीक है, यंग इंडिया है, इस प्रकार से अलग अलग कृतियां जो है पत्र जो है इनके रहे हैं। इनकी पुस्तकें रही हैं हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, सत्य के प्रयोग, जिनकी स्वयं आत्मकथा के सत्य के प्रयोग, गीता पदार्थ कोश, जो संपूर्ण गीता की एक टीका है, मेरे सपनों का भारत, इस प्रकार से जो है कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी इनकी रही थी। बाकी महात्मा गांधी जी के बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट है।
है। बाकी ज्यादा कुछ हमको जानने की जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी। और इसके बाहर से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। वो बस कथन जो मैं आप लोगों को हमेशा कहती आ रही हूँ, हर वीडियो में कहती आई हूँ कि प्रीवियस ईयर करें, प्रीवियस ईयर करेंगे तो हम लोग चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जी समझ में आएंगे। थैंक यू।